Assalamualaikum guys, this is Daniel Yasin with you with another lecture of Daniel's Education Portal। आज का जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा गैप 3 बिजनेस लॉ, और इसका जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे वो हम कर रहे होंगे प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। Assalamualaikum guys, this is Daniel Yasin with you with another lecture of Daniel's Education Portal। आज का जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा गैप 3 बिजनेस लॉ, और इसका जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे वो हम कर रहे होंगे प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। इसमें जो है सबसे पहले हम जो देख रहे होंगे वो ये देख रहे होंगे गवर्निंग स्ट्रक्चर, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, और लास्ट में जो हमारा होगा वो होगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो बेसिकली 3 टॉपिक्स होंगे। ये थोड़ा लंबा लेक्चर होने वाला है, लेकिन हम इस एक लेक्चर में तीनों जो है ना पॉइंट्स को कवर कर रहे होंगे। एक हमारा पूरा टॉपिक कवर हो रहा होगा। तो जो है आई होप आपको जो है ना टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं टॉपिक को अच्छे से, जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं उतने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप न्यू वीडियो से बाखबर रहें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। तो जी हम स्टार्ट कर रहे होंगे हमारे गवर्निंग स्ट्रक्चर से। गवर्निंग स्ट्रक्चर का हम जो है ना पहले एक समझ लेते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले देखें, कानून जो बनाया जाता है सबसे पहले हमें उसकी हायरार्की पता होनी चाहिए ना, कि वो कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो किस किस तरह इन्वॉल्व होते हैं कानून बनाने में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि वो लोग कानून कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्निंग स्ट्रक्चर जो हमारा हेड है, इसके अंदर बेसिकली वो सब लोग जो है ना उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है जो कि इन्वॉल्व होते हैं लॉ मेकिंग में। ठीक है जी, इन सिंपल वर्ड्स इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं रीड करना। Pakistan has a federal parliamentary system of government with the president as the head of state and popularly elected prime minister as head of government. The federal legislature is a bicameral Majlis-e-Shura parliament composed of the president, National Assembly, lower house and Senate upper house. अच्छा जी, अब सबसे पहले जो है ना पाकिस्तान का जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसमें जो है आपका प्रेसिडेंट आ जाता है। ठीक है जी, बाय कैम। अच्छा, यहाँ पे आगे जो है ना उन्होंने एट द जो लास्ट लाइन है उसमें उन्होंने उसकी कंपोजिशन बताई हुई है कि द फेडरल लेजिस्लेचर इज अ बाय कैमरल मजलिस-ए-शूरा पार्लियामेंट, जिसे हम पार्लियामेंट आपने बहुत सुना होगा, मजलिस-ए-शूरा तो नहीं सुना होगा। तो पार्लियामेंट की बात हो रही है। अब पार्लियामेंट में बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट बेसिकली होता क्या है, पार्लियामेंट में कौन कौन लोग होते हैं। आपने नेशनल असेंबली और सेनेट भी सुना होगा। कंपोज, अच्छा, अब वो पार्लियामेंट किस किस चीज से मिलके बनती है? एक प्रेसिडेंट होता है, दूसरा नेशनल असेंबली होती है, और तीसरा आपका जो सेनेट होता है। और नेशनल असेंबली को क्या कहा जाता है? उसको एक और चीज, उसको एक और जो है ना उसका नाम है, उसको कहा जाता है लोअर हाउस। और आपका जो सेनेट है उसे क्या कहा जाता है? अपर हाउस। तो ये जो है ना ये थोड़ी सी आपकी जो है ना याद रखने वाली चीज है। ये पूरी जो आपकी सेकंड लाइन है, सॉरी, ये जो है ना थोड़ा सा इसको इरेज करके दोबारा से हाईलाइट कर लेते हैं। आपकी जो है ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और जो है आपका ये भी आपने याद रखना है कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट है, और आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है? वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है जी। अच्छा जी, वो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? वो स्टार्ट कर रहे हैं आपके प्रेसिडेंट से, जो कौन है? जो कि आपका हेड ऑफ स्टेट है। मैं साथ साथ रिपीट करता जाऊंगा ताकि आपके माइंड में बैठता जाए। अच्छा जी, अब इसके अंदर वो क्या है उन्होंने बताया हुआ, उन्होंने थोड़ा सा जो है ना उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि भाई वो कौन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो इलेक्ट कैसे होता है, और जो है और उसे क्या कहते हैं, उसके टर्म्स क्या होते हैं। ये सब इस चीज में हम जो है ना पढ़ेंगे इस हेडिंग के अंडर।
अच्छा जी, पहली लाइन आपकी, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज पाकिस्तान हेड ऑफ स्टेट एंड कंसिडर्ड सिंबल ऑफ यूनिटी। जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है वो पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट होता है, और जो है वो क्या क्या कंसिडर किया जाता है, सिंबल ऑफ यूनिटी जो है कंसिडर किया जाता है। दूसरी क्या कंडीशन है, अच्छा समझ लें, पूरा हम लॉ पढ़ रहे हैं ना, मतलब कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम वो पढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट मस्ट बी अ मुस्लिम। अच्छा, अब क्या कंडीशन है कि भाई जो प्रेसिडेंट बनेगा उसके लिए एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि वो मुसलमान होना चाहिए, ये कंडीशन है उसके लिए। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ 5 year टर्म बाय सेनेट, नेशनल असेंबली एंड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। अच्छा, सिलेक्ट, ये आपका जो इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होता है वो कैसे इलेक्ट होता है, इलेक्ट ऐसे होता है कि इसको कौन कौन इलेक्ट करता है, आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज और आपके नेशनल असेंबली और आपकी सेनेट, ये मिल के जो है ना इलेक्ट कर रही होती है। कितने टर्म के लिए, 5 year टर्म के लिए। कौन कौन इलेक्ट करता है, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। आपकी नेशनल असेंबली, आपकी नेशनल असेंबली जितनी भी प्रोविंसेस की है वो सब, और आपकी जो नेशनल असेंबली है वो प्रोविंशियल असेंबलीज, नेशनल असेंबली और आपका जो है सेनेट, ये तीनों मिल के क्या करते हैं, आपका प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। कितने कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन बट नो इंडिविजुअल में होल्ड द ऑफिस फॉर मोर देन 2 consecutive टर्म्स। अच्छा, अब एक बार जैसे जो है ना अभी आरिफ अलवी साहब चल रहे हैं ना हमारे प्रेसिडेंट, और जो है अब क्या होता है कि अब ये जैसे ही उनका जो है ना पीरियड 5 साल का पूरा होता है, वो दोबारा जो है ना खुदा ना खास्ता दोबारा जो है ना वो जीत जाती है, आपकी ना तहरीक इंसाफ जीत जाती है। अब वो जैसे ही जीत गई तो उन्होंने फिर जो है ना नॉमिनेट किसको कर दिया, आपका आरिफ अलवी साहब को। तो क्या हो सकते हैं, वो दोबारा से इलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो अगली बार तो इलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन उससे अगली बार वो नहीं हो सकते, क्योंकि कंडीशन क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम जो है ना 2 टर्म्स, या उसे क्या वो जो है ना उसे क्या कहते हैं, उससे ज्यादा जो है ना वो दोबारा जो है ना 2 टर्म्स के बाद जो है, अगर उन्होंने कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स कर ली हैं उसके बाद जो है वो नहीं जो है ना दोबारा नॉमिनेट हो सकते, दोबारा वो इलेक्ट नहीं हो सकते, ये बाय लॉ है। मतलब मैक्सिमम जो है वो 2 टाइम जो है ना प्रेसिडेंट आप बैक टू बैक रह सकते हैं, नहीं उसके बाद जो है ना आपको अगर दोबारा प्रेसिडेंट बनना है तो आपको गैप देना पड़ेगा। ठीक है जी, 1 टर्म का गैप देना पड़ेगा, इन अदर वर्ड्स। ठीक हो गया जी। फिर क्या है, फिर क्या है, द मेजोरिटी पार्टी इन द नेशनल असेंबली यूजुअली नॉमिनेट्स एंड इलेक्ट्स अ पर्सन एज द प्रेसिडेंट। अच्छा, इसके पीछे भी एक राज है। अब देखिए बहुत जो है ना उसे क्या कहते हैं, अगर हम बात करें कि नेशनल असेंबली की जब हम बात कर रहे हैं, नेशनल असेंबली का मतलब ये है कि जिसकी जो है ना सीट ज्यादा है, जिसकी जो है ना एक मेजोरिटी है नेशनल असेंबली में, हुकूमत उसी की होती है। ठीक है जी। और जिसकी हुकूमत होती है, जो प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं, वहां पे भी अगर आप इन टोटल बात करेंगे, मतलब कि आपके सारे प्रोविंसेस को मिलाकर जब आप सीट्स देख रहे होंगे, तो जो जिसकी हुकूमत होगी उसी के पास ज्यादा सीट्स होंगी। तो ऑब्वियसली जब आपकी वोटिंग होगी तो जो आपकी मेजोरिटी पार्टी है नेशनल असेंबली में, जिसकी ऑलरेडी हुकूमत बन चुकी है, तो उसी की मर्जी का क्या आ रहा होगा, प्रेसिडेंट आ रहा होगा। मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। मैंने अभी आपको पूरी एक बात एक्सप्लेन की, अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई वही जो है ना क्योंकि हमने आज तक आप यही सोच रहे होगे कि हमने देखा भी आज तक यही है कि जिसकी हुकूमत होती है प्रेसिडेंट भी वही लेके आता है, और उसके पीछे रीजन ये है, वो जो है ना आपकी जो है ना प्रोविंशियल असेंबलीज और जो है ना नेशनल असेंबली और सेनेट ये सब मिलके बना रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड तो मेजोरिटी उसी की होती है ना, जिसके पास नेशनल असेंबली में मेजोरिटी होती है, और जिसके पास नेशनल असेंबली में मेजोरिटी होती है उसी की हुकूमत होती है। तो इन अदर वर्ड्स, मतलब ये कानून नहीं कह रहा, ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं एक चीज, कि भाई जिसकी नेशनल असेंबली में हुकूमत होगी, जिसकी मुल्क में हुकूमत होगी, उसी का प्रेसिडेंट होगा। इन अनदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं। ठीक है जी। अगला पॉइंट क्या है, द प्रेसिडेंट अप्रूव्स द स्टैट्यूट्स पास बाय द नेशनल असेंबली देयर आफ्टर बाय द सेनेट। अच्छा जी, अब ये क्या करता है, ये आपके लॉज पास करता है, कौन, आपका प्रेसिडेंट। जो भी लॉ पास होता है वो नेशनल असेंबली से स्टार्ट हो, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे ना, वो नेशनल असेंबली जो है ना लेकर आए या वो सेनेट लेकर आए, वो एट द एंड कौन अप्रूव करता है, वो आपका एट द एंड प्रेसिडेंट अप्रूव करता है। मतलब
बेशक सब अप्रूव कर दें, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे तो मतलब वो कानून नहीं बनेगा। ये इन सिंपल वर्ड्स इसकी एक्सप्लेनेशन है। जब तक आपका प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा कानून पे, वो कानून नहीं होगा। ठीक है जी, अगर वो बेशक जो है ना नेशनल असेंबली और सेनेट से पास हो चुका है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें कुछ और जो है ना कुछ और चीजें भी आएंगी, वो हम जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आगे जाएंगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इस लाइन की एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। ही गाइड्स द प्राइम मिनिस्टर इन द मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अच्छा, ये तो जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा कि चलती प्राइम मिनिस्टर की है। हमारा पाकिस्तान ऐसा है, कहा यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जा रहा है और जो है ना बड़ा दिखाया जा रहा है, उसके पास बड़े पावर्स हैं, लेकिन बेसिकली जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है वही सब चल रहा होता है, वही सब चला रहा होता है। क्योंकि बेसिकली जिसकी हुकूमत होती है प्राइम मिनिस्टर उसका, प्रेसिडेंट उसका। तो क्या होता है कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है वही सब जो है ना वो हेड ऑफ जो है ना गवर्नमेंट होता है। जब हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है तो वो सब चीज़ें जो है ना अच्छे से और जो है ना मतलब करीब से डील कर रहा होता है, और प्रेसिडेंट को सिर्फ जो है ना एक शो पीस के तौर पे रखा हुआ होता है। जैसे हमारे एक थे नून लीग के दौर में ममनून हुसैन साहब, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला मकाम अता फरमाए। वो जो है वो बंदा आपको टीवी पे दिखता ही नहीं था, वो बंदा आपको दिखता ही नहीं था। उसे क्या कहते हैं, वो कभी रेयरली, इंतहाई रेयरली, तो वो जो है ना वो बंदा आता था सामने, वो बंदा सामने ही नहीं आता था। ऐसा ऐसा ही था ना, आप भी सोच रहे होंगे हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही था। यहाँ पे कहा जा रहा है हेड ऑफ स्टेट है और जो है ना इस तरह उस तरह। वो क्या होता है कि नॉर्मली जैसे जो उसे क्या कहते हैं कानून पास हो जाते हैं नेशनल असेंबली और जो है ना सेनेट से, वो जो है ना मतलब आप यूं कह लें कि 99% जो है ना वो सिर्फ जो है ना प्रेसिडेंट का काम होता है उनके ऊपर साइन कर देना, भाई ये पास हो गया, आपकी साइन चाहिए यहाँ पे साइन कर दें, बस ये काम होता है। ठीक है जी, मतलब उसके पास पावर है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि भाई वो जो है ना यूज नहीं हो रहा होता, वो आपका जो है ना प्राइम मिनिस्टर मजे ले रहा होता है सब चीजों के। अच्छा जी, अब हम प्राइम मिनिस्टर की बार बार बात कर रहे थे और हमारा प्राइम मिनिस्टर आ गया। अच्छा, सबसे पहले प्रेसिडेंट डिस्कस कर लिया, अब हमारा कौन आ गया, हमारा प्राइम मिनिस्टर आ गया। The Prime Minister must be nominated and elected by a majority of members in the National Assembly. That individual is then appointed as Prime Minister by the President. अच्छा जी, अब इसको इलेक्ट कौन करेगा? हैं जी, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कौन करेगा? सबसे पहली लाइन उसके ऊपर है, उसको इलेक्ट कौन करेगा? उसको इलेक्ट करेगी आपकी नेशनल असेंबली। कौन इलेक्ट करेगा? आपकी नेशनल असेंबली उसे इलेक्ट करेगी। ठीक है जी, लेकिन जो है उसको अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंट कौन करेगा? वो करेगा प्रेसिडेंट करेगा। मतलब एट द एंड जो है ना मतलब वो सब जब हो जाता है तो आप क्या करता है, आपका प्रेसिडेंट जो है उसे अपॉइंट कर देता है, उसे अप्रूव कर देता है कि हाँ भाई ठीक है इस बंदे को ये पोस्ट दी जा रही है। ठीक है जी, उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय द फेडरल कैबिनेट, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुज मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, आपने देखा होगा कि भाई ये वाला मिनिस्टर है, फलां मिनिस्टर है, जैसे वो फवाद चौधरी साहब हैं और जो है इस तरह और भी काफ़ी सारे मिनिस्टर हैं, वो काफ़ी फेमस हैं तो इस वजह से उनका नाम ले रहा हूँ। तो इस तरह जो है ना एक पूरी एक कैबिनेट बनती है जिसमें जो है ना डिफरेंट जो है ना मिनिस्टर्स होते हैं। बेसिकली उनका जो है ना पर्पज़ ये होता है कि उनके पास स्पेशलिटी हो उस स्पेसिफिक फील्ड की, कि भाई वो जो है ना उस फील्ड के माहिर हों, ताकि अब प्राइम मिनिस्टर तो हर फील्ड का माहिर नहीं है ना। अब लाजमी बात है उसने नेशनल इंपॉर्टेंस के डिसीजंस लेने हैं। अब क्या होता है कि अब वो जब हर चीज़ में माहिर नहीं है तो, और अब जो है ना नेशनल इंपॉर्टेंस के जो है ना आपने डिसीजंस भी लेने हैं, तो ये जो कैबिनेट होती है वो आपको हेल्प आउट कर रही होती है। समझ लें आपके पास एक टीम होती है हर फील्ड के स्पेशलिस्ट की, जो उस फील्ड में बहुत टाइम लगा चुके होते हैं कि भाई यहाँ पे इस फील्ड में अगर हम ये करेंगे तो ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा, इसके ये फ़ायदे होंगे, इसके ये नुकसानात होंगे। तो उनका पर्पज़ ये होता है कि कोई भी जो डिसीजन ले रहा हो प्राइम मिनिस्टर, वो अपनी फील्ड के हवाले से उसके ऊपर कमेंट्स करें और जो है ना बताएं कि इसके क्या असरात होंगे। ठीक है जी, फेडरल मिनिस्टर्स are supported by secretaries and other government officers appointed in each department for ensuring that policies formulated by the government are acted upon. अच्छा, ये भी हमें पता है कि भाई कोई भी एक जो है ना उसे क्या कहते हैं मिनिस्टर होता है, उसके नीचे उसके सेक्रेटरीज और फिर वो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो बेसिकली जो भी लॉज बन रहे होते हैं, रूल्स बन रहे होते हैं, वो सब उन सबको जो है ना इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो रही होती है, वो ये देख रहे होते हैं कि वो सब इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहा है।
ठीक है जी। यहाँ पे जो है ना हमारा प्राइम मिनिस्टर वाली कहानी भी पूरी हो गई है। अब हमने कहाँ पे आ जाना है, अब हमने आ जाना है सेनेट पे। तो जनाब अब हम चलते हैं सेनेट पे, सेनेट को पढ़ लेते हैं। सेनेट आपकी कहती है द सेनेट इज अ परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच ऑफ द फोर प्रोविंसेस with representatives elected by the members of the respective provincial assemblies। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ना बड़ा समझने वाला है। ये देख लें, मतलब ये चीज याद रखें, आपकी आपकी जो नेशनल असेंबली है वो भी डिसॉल्व हो जाती है, आपकी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी भी छीन ली जाती है, आपका प्रेसिडेंट भी जो है ना उसका ऑफिस भी जो है वो दरमियान में कुछ टाइम के लिए वेकेट हो जाता है। लेकिन जो है ना आपकी जो सेनेट है, सेनेट कभी भी ऐसा नहीं होता कि सेनेट खाली हो, सेनेट हमेशा रहती है। उसके टर्म्स होते हैं, उसमें बंदे होते हैं, वो सब तो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सेनेट जो है वो कुछ भी हो रहा हो मुल्क में, बेशक जो इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आपका जो है ना सेनेट वो वहीं की वहीं रहती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। द सेनेट इज अ परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन। क्या है यहाँ पे? इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। वहां पे क्या नेशनल असेंबली में क्या होता है, और मेजोरिटी के हिसाब से होता है कि जो हुकूमत जो हमारी आवाम जो है ना सिलेक्ट करती है बंदों को, जो इलेक्ट करती है बेसिकली, मैं बार बार सिलेक्ट आ रहा है, वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट सुन सुन के ना वो सिलेक्ट ही माइंड में आ रहा है, इलेक्ट नहीं आ रहा है। तो जो भी हम इलेक्ट करते हैं बंदों को बाय वोटिंग, जो भी इलेक्ट होते हैं बंदे, और जो है वो फिर जाते हैं आगे जो है ना आपकी नेशनल असेंबलीज में, तो वो हम चूज कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबलीज जो है ना बंदे भेज रही हैं। अब यहाँ पे कौन चूज कर रहा है? यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबलीज जो है ना चूज कर रही हैं, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है चारों के, चार प्रोविंसेस की सेनेट में, मतलब के इक्वल बंदे बैठे होते हैं। The role of the Senate is to promote national cohesion and harmony and to alleviate fears of the smaller provinces regarding domination by any one province because of its majority in the National Assembly। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फॉर एग्जांपल जब हम बात करें, अब जब हम पॉपुलेशन पे बात करते हैं तो हमारा जो पंजाब प्रोविंस है वो सबसे बड़ा है। ठीक है जी, उसकी सीट सबसे ज़्यादा है नेशनल असेंबली में। लेकिन अब अगर हम देखें तो अब यहाँ पे ये बात की जा रही है, अब जिस प्रोविंस की अगर ज़्यादा सीट्स हैं, ठीक है जी, और वहाँ अब दूसरे की कम है नेशनल असेंबली में, ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो है ना इक्वेलिटी नहीं है। जब हम सेनेट की बात करते हैं यहाँ पे इक्वेलिटी है। अच्छा, यहाँ पे इक्वलिटी का क्या क्या मकसद है, क्या मतलब है, हम जब आगे पढ़ेंगे आप देखेंगे कि आपका कोई भी कानून बनता है ना वो नेशनल और सेनेट, नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों से पास होता है। अब फॉर एग्जांपल आपका जो है वहां पे पास हो गया ना, आपके नेशनल असेंबली में पास हो गया भाई, एक एक प्रोविंस चाहता था उसकी सीट्स मेजोरिटी में, और जो है ना उसने कुछ और बंदों को साथ मिला लिया और एक कानून पास करवा लिया, लेकिन सेनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। अब वहां पे क्या है, वहां पे जो नहीं चाहता उसको पूरे का पूरा हक मिल गया कि भाई यहाँ पे आके आप खुल्लम खुल्ला जो है ना आप यहाँ पे ना करें, ठीक है जी, तो वो कानून पास ही नहीं होगा। या आपको कुछ अमेंडमेंट्स करवानी है, भाई ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही नहीं है, यहाँ पे ये चीज लाई जाए, यहाँ पे ये चीज लाई जाए, फिर हम पास करेंगे, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे सेकेंड लाइन वो बात कर रही है। There are also representatives from Islamabad capital territory। अच्छा, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हमने ये तो भी ऊपर पढ़ा था कि उसमें क्या है, उसमें जो है ना जो चारों प्रोविंसेस है वहां से क्या है आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इक्वल है। उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देयर आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इस्लामाबाद नेशनल कैपिटल टेरिटरी। अब जो आपका कैपिटल होता है वो किसी प्रोविंस में फॉल नहीं करता। अब लाजमी बात है उसे भी तो जो है ना उसका रोल भी तो है मुल्क में, ऐसा तो नहीं है कि उसका रोल ही नहीं है मुल्क में, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि भाई उसकी भी रिप्रेजेंटेशन होती है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की। क्यों? क्योंकि ऊपर से चार प्रोविंसेस का बताया था, यहाँ पे भी वो सेपरेटली बता रहे हैं कि भाई आपकी जो कैपिटल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है वहां से भी जो है रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं आपके सेनेट में। Members are elected for a period of 6 years. Half the members retire after 3 years and are replaced by the equal number of newly elected senators। अच्छा देखें,
अब जब 6 सालों के लिए बंदे सिलेक्ट हो रहे हैं और 3-3 साल बाद बंदे रिटायर हो रहे होते हैं ना, मतलब 3 साल बाद कुछ का पीरियड जो है ना हाफ का पूरा हो जाता है, हाफ का भी रहता होता है। तो इसका मतलब है पूरा टाइम अगर सेनेट फुल भी नहीं है तो वो हाफ होगी। मतलब उसमें जो है हाफ रिप्रेजेंटेशन, जो उसकी टोटल रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें से हाफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपकी चल रही होगी, मतलब वो कंटिन्यूस ही कंटिन्यूस है। अगर आपकी फुल रिप्रेजेंटेशन नहीं चल रही तो एटलीस्ट आपकी जो हाफ रिप्रेजेंटेशन है वो स्टिल इन मोशन रहती है, वो कोई भी टाइम हो। ठीक है जी, यहाँ पे ये बात की जा रही है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या की जा रही है कि 6 साल के लिए बंदे जो है ना आपके इलेक्ट होते हैं, और जो है आपके 3-3 साल बाद जो है ना हाफ हाफ जो है ना रिटायर हो रहे होते हैं ना। जैसे अभी फॉर एग्जांपल जो है ना हम देख लेते हैं कि भाई अभी हम यूँ समझ लेते हैं कि अभी 2021 में कुछ बंदे सिलेक्ट हो गए ना, फॉर एग्जांपल 10 बंदे सिलेक्ट हो गए। अब क्या होगा कि अब वो तो 6 साल का पीरियड पूरा करेंगे, लेकिन 2018 में भी कुछ सिलेक्ट हुए होंगे, वो क्या हो रहे होंगे, अब वो रिटायर हो रहे होंगे और कुछ बंदे ऑलरेडी 10, समझ ले हम 20 की बात कर रहे हैं भाई, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 20 बंदे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि टोटल होते हैं ना सेनेट में। अब 10 बंदे अभी 2021 में सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 10 जो अभी सिलेक्ट हो रहे हैं और 10 जो है ऑलरेडी वहां पे बैठे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो कंप्लीटली फ्री नहीं है, मतलब कंप्लीटली वैकेंट नहीं है, उसमें जो है हाफ रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज रहती है। फिर क्या है, सेनेट इज अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन, द इलेक्शन ऑफ ऑल मेंबर्स इज नॉट हेल्ड एट द सेम टाइम, सो इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट ऑन अ परमानेंट बेसिस। जो मैंने अभी बात की कि भाई ये जो है ना ऐसा नहीं होता कि आज है कल नहीं है, ये जो है ये रहती है। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, सेनेट के और पॉइंट्स हैं। द चेयरमैन ऑफ द सेनेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेक्स्ट इन लाइन टू एक्ट एज प्रेसिडेंट if the office becomes vacant and until such time a new president can be formally elected। अच्छा भाई, काफी टाइम आता है कि भाई आपका जो है ना प्रेसिडेंट जो है ना वो उतार दिया जाता है या वो जो है ना रेजिग्नेशन दे देते हैं, तो क्या होता है जो आपका चेयरमैन ऑफ सेनेट है वो क्या बन जाएगा, वो आपका जो है ना एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएगा जब तक जो है ना नया आपका प्रेसिडेंट नहीं आ जाता। ठीक है जी। और जैसे नेशनल असेंबली में जो हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या है, द मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम देमसेल्व्स चेयरमैन एंड अ डिप्टी चेयरमैन। ठीक है जी। ऑल स्टैट्यूट्स पास बाय द नेशनल असेंबली आर आल्सो अप्रूव्ड बाय द सेनेट विद द एक्सेप्शन ऑफ मनी बिल्स। अच्छा, वो जो है ना यहाँ पे जो बजट की बात हो रही है, मनी बिल्स का मतलब बजट है, कि जो भी आपका बजट होता है वो क्या होता है कि उसके अलावा जितने भी जो आपके लॉज पास जो स्टैट्यूट्स आ रहे होते हैं वो क्या होते हैं, वो नेशनल असेंबली से अप्रूव होने के बाद सेनेट से अप्रूव होते हैं और फिर वो कहाँ पे जाते हैं, फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। किसकी एक्सेप्शन, मनी बिल्स, आपके बजट की एक्सेप्शन, मतलब वो एक्सेप्शन है, उसके अलावा बाकी सब ऐसे ही होता है। ठीक है जी। अब हमारी अगली कौन सी, अब हमारा अगला है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को शुरू करते हैं। द सीट्स फॉर द नेशनल असेंबली आर डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्रोविंसेस। अब ये बात तो हम पहले ही बातों में कर चुके हैं कि जो नेशनल असेंबली की सीट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो पॉपुलेशन की बेसिस पे सीट्स होती हैं। द मेंबर्स ऑन जनरल सीट्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वोट्स बाय द वोटर्स रजिस्टर्ड। वही जो मैंने बात की कि हम इलेक्ट करते हैं नेशनल असेंबलीज के जो भी पर्सन होते हैं वो सब जो है ना हम खुद इलेक्ट कर रहे होते हैं बाय जो है ना वोटिंग। देयर आर आल्सो रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम। अच्छा, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है ना कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं कि भाई ये जो है ना आपकी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी और जो है ना ये वुमेन को ही मिलेंगी। ठीक है जी। तो अब वो इस वजह से होता है कि भाई जैसे वो बातें चलती रहती है ना कि इक्वलिटी होनी चाहिए और जो है ना रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए सबको, ताकि जो है कोई भी ऐसा कानून ना बन सके कि जो किसी को भी जो है ना एक तरह से हार्म कर रहा हो या उनके लिए बेटर ना हो किसी एक कम्युनिटी के लिए। द मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम देमसेल्व्स स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वर्डिंग थोड़ी सी चेंज है। क्या है, आपके सेनेट में कौन सिलेक्ट करते हैं, वो खुद में से एक चेयरमैन करते हैं और एक डिप्टी चेयरमैन करते हैं। यहाँ पे नेशनल असेंबली में कौन इलेक्ट किया जाता है, एक स्पीकर किया जाता है और डिप्टी स्पीकर, और तीसरा आप कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। वहां पे 2 बनने, सेनेट में 2 बनने, आपके नेशनल असेंबली में 3 बनने। आपके सेनेट में कौन कौन है, दोबारा रिपीट कर लेते हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन,
और जब आप बात कर रहे हैं नेशनल असेंबली में, वहां पे 3 है, वहां पे कौन कौन है, एक आपका प्राइम मिनिस्टर है और एक आपका स्पीकर है और एक आपका डिप्टी स्पीकर है, 3 बंदे। द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द नेशनल असेंबली इज लॉ मेकिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। इनका असल काम क्या है, पॉलिसीज बनाना और जो है आपके लॉज बनाना, ये इनका काम है, जो बेसिक काम है। लेकिन इनका जो आजकल काम है, जो काम हम देख रहे हैं, वो है लड़ाई करना। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है ना, हमने उनका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया सबका, हमने जो था सबका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, क्या है, किस तरह हायरार्की है, किस तरह काम चलते हैं, किस तरह कोई सेनेट बनती है, किस तरह नेशनल असेंबली बनती है, किस तरह प्रेसिडेंट आता है, किस तरह आपका जो है ना वो आता है, आपका प्राइम मिनिस्टर आता है, हम सब पढ़ चुके हैं। अब हम क्या स्टार्ट कर रहे होंगे, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ रहे होंगे असल वाले। वो क्या है, वो है प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, कि भाई कानून बनते कैसे हैं। अब हम वो सीखने लगे, यहाँ से हम जो है ना वो प्रोसेस स्टार्ट करने लगे। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे भी डिफरेंट सिनेरियोज आएंगे, हम अलग अलग सिनेरियो को डिस्कस कर रहे होंगे सेपरेटली। स्टार्ट करते हैं। When National Assembly is in session, a bill in respect of any matter may originate in either house। अच्छा जी, ये देखिए। अच्छा, ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना, ये हमें लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर वो आपको सिनेरियोज में देता है ना, तो आप जो है ना बड़े जो है ना कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो आपके माइंड में रहनी चाहिए। ये रट्टे वाली नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है। लेकिन जो है ना, ये आप जब वर्डिंग पे गौर करते हैं, आपको फिर पता चलता है हाँ भाई, अच्छा ये चीज भी है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो भी आप जो है ना एक जो कानून बनवाना चाहते हैं, आप उसको एज अ बिल पेश करते हैं। ठीक है जी। आप जब वो पेश करते हैं, ठीक है जी, अब वो क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि वो नेशनल असेंबली में ही जो है ना पेश किया जाएगा पहले, या वो पहले सेनेट में ही पेश किया जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सेनेट वाले भी मतलब ला सकते हैं कोई भी तजवीज, मतलब कि ये ऐसा होना चाहिए, इसका ऐसा कानून बनना चाहिए, और जो है ना वो नेशनल असेंबली वाले भी ला सकते हैं। तो बिल कहाँ पे आ सकता है, वो आपका नेशनल असेंबली में भी आ सकता है, वो आपका कहाँ पे भी आ सकता है, वो आपका सेनेट में भी आ सकता है। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आ जाते हैं हमारे सिनेरियो 1 पे। अच्छा, यहाँ पे वो बात कर रहे होंगे हाउस की, लोअर हाउस अपर हाउस। लोअर हाउस कौन सा था, अपर हाउस कौन सा था, याद करें, याद करें कौन सा था, लोअर हाउस कौन सा था और अपर हाउस कौन सा था। याद आया कि नहीं आया। लोअर हाउस आपकी नेशनल असेंबली है और अपर हाउस आपका सेनेट है। ठीक है जी। अब यहाँ पे वो हाउस की बात कर रहा है, यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे वो हाउस की बात कर रहा है, यहाँ पे लोअर या अपर हाउस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी उसने क्या बात कही है कि आप जो है नेशनल असेंबली या जो है ना आपका सेनेट, दोनों में से कहीं से भी मतलब वो बिल ओरिजिनेट हो सकता है। अच्छा जी। अब वो कह रहा है कि इफ इट इज पास्ड बाय द हाउस इन विच इट इज ओरिजिनेटेड, देन इट इज ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस। अगर जिस हाउस में, फॉर एग्जांपल अगर सेनेट ने बिल वो पेश किया है, या आपकी नेशनल असेंबली ने वो पेश किया है, अगर हम नेशनल असेंबली का कह लेते हैं कि भाई नेशनल असेंबली ने पेश किया है, अब अगर वहां पे वो अप्रूव हो गया, ठीक है जी, अब वो क्या किया जाएगा, उसके बाद वो ट्रांसमिटेड मतलब कि वो कहाँ भेजा जाएगा, वो अदर हाउस में भेजा जाएगा। यहाँ पे अदर हाउस जो हमारी एग्जाम्पल है, इसके यहाँ पे तो मतलब दोनों हाउसेज की आप एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। हम किसकी लेके चल रहे हैं, नेशनल असेंबली की। भाई नेशनल असेंबली में बिल पेश हुआ है, अब नेशनल असेंबली से अप्रूव हो गया, वो कहाँ जाएगा, वो सेनेट में जाएगा। ठीक है जी, मतलब हमने उसको सेनेट में भेज दिया। एंड इफ द बिल इज ऑल्सो पास बाय द अदर हाउस विदाउट एनी अमेंडमेंट। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने अभी ऊपर एक बात की थी, सेनेट वाली मैंने बात की थी, उसमें मैंने एक पॉइंट थोड़ा सा मैंने कहा था कि चेंजेस के साथ आप मानना चाहें, या मतलब आप कह दें कि हाँ भी बिल्कुल ये पूरा सही है, या आप कह दें कि ये गलत है, लेकिन अगर आप इसमें ये चेंजेस कर देते हैं तो फिर ये काम ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे हम यहाँ पे इसी की एग्जांपल लेके चलते हैं जो मैं भी दे रहा था। नेशनल असेंबली से एक बिल पास हो गया, ठीक है जी, उन्होंने कहा भेजिए सेनेट में। अब सेनेट वाले कह रहे हैं, वो पूरी की पूरी एग्री करके उसके ऊपर कि भाई ये जो है ना ये 100% सही बना हुआ है, मतलब इसमें कोई मसला नहीं है, जैसा हम चाहते हैं हम भी ऐसा ही चाहते हैं जैसा नेशनल असेंबली चाहती है। इस वजह से ये जो है ना हम भी अभी अप्रूव कर रहे हैं विदाउट एनी अमेंडमेंट, मतलब विदाउट एनी चेंज। तो वो फिर क्या होता है कि वो फिर किसको प्रेजेंट किया जाता है, वो आपके प्रेसिडेंट को पेश किया जाता है कि भाई अब आप जो है ना सिर्फ इसके ऊपर हाँ कर दें कि आपको ये ठीक लग रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं लग रहा, आप अपनी सिग्नेचर कर दें,
तो वो जो है ना फिर कानून बन जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ गए सिनेरियो 2 पे। अब सिनेरियो 2 की जब बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं द बिल इज ट्रांसमिटेड टू अ हाउस एंड इज पास विद अमेंडमेंट्स इट शैल बी सेंट बैक टू द हाउस इन विच इट ओरिजिनेटेड। हम क्या करेंगे, हम वही एग्जांपल दोबारा से याद करेंगे जो मैंने ऊपर की थी। ये इसकी जो फर्स्ट लाइन है ना, ये मैंने एरो लगाया हुआ है, इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो बिल्कुल सेम है, मतलब सिर्फ इसकी जो उसके बाद जो सेकंड लाइन यहाँ पे ये दी हुई है ये चेंज हो गई है। ऊपर हमने क्या पढ़ा, ऊपर हमने ये एग्जांपल के थ्रू पढ़ा कि नेशनल असेंबली ने एक बिल पास किया, वो सेनेट ने भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही पास कर दिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद वो कहाँ जाएगा, वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट साइन करेगा और जो है ना आपका वो जो है ना एक लॉ की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि भाई नेशनल असेंबली ने पास कर लिया, नेशनल असेंबली से पास होने के बाद वो कहाँ गए, सेनेट के पास। सेनेट वालों ने कहा कि बिल तो ठीक है, बिल में मसला नहीं है, लेकिन इसमें ये एक दो चेंज करने पड़ेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दो चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद वो सेनेट से अप्रूव हो गया कि भाई इस चेंजेस के साथ जो है ना ये हम सब के लिए ठीक है। अब जैसे वो वहां से अप्रूव हो गया, वो क्या होगा, क्योंकि अब चेंज हो गया, वो अब क्या हो गया, अब वो हो गया चेंज। अब वो पहले वाला नहीं रहा जो नेशनल असेंबली ने पास किया था, वो सेम तो नहीं रहा ना। जब वो सेनेट में गया, सेनेट वालों ने कुछ चेंज कर दिया उसमें, तो अब वो बिल तो नहीं रहा जो नेशनल असेंबली ने पास किया था, इसमें तो चेंजेस आ गए। तो अब आप क्या करेंगे, जब वो सेनेट चेंजेस के साथ अप्रूव कर देगी तो वो दोबारा जाएगा, कहां पे जाएगा, अब वो जाएगा दोबारा नेशनल असेंबली में। ठीक है जी, कहां जाएगा, दोबारा। यहां पे लिखा हुआ है if the bill is transmitted to a house and is passed with amendments it shall be sent back to the house in which it originated। अब हमारी एग्जांपल के मुताबिक कहां पे वो बिल जो है ना ओरिजिनेट हुआ था, वो नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ, तो इसका मतलब है वो कहां पे जाएगा, वो आपका दोबारा जाएगा नेशनल असेंबली में। एंड इफ दैट हाउस पासेस द बिल विद दोज अमेंडमेंट्स, अब भाई जब वो चेंजेस होके आया नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली वाले कहते हैं भाई ये जो चेंजेस किए हैं बिल्कुल ठीक किए हैं, ये जो है ना बनती थी, हमसे जो है ना निग्लेक्ट हो गया, ये हमसे जो है ना गलती हो गई कि हमने ये चेंजेस नहीं की, लेकिन ये चेंजेस बिल्कुल ठीक है और ये वाकई बनती थी, तो हम भी इसको ये जो इन चेंजेस के साथ, इसमें और चेंज कुछ नहीं कर रहे, जो चेंजेस करके हमें मिला है हम इसके साथ इसको अप्रूव कर रहे हैं। तो फिर वो जो है ना वो क्या होगा, जैसे ही वो अप्रूव हुआ दोबारा सेनेट में नहीं जाएगा, क्यों, सेनेट से तो ऑलरेडी वो चेंजेस के साथ अप्रूव होकर आ गया ना, तो अब सिर्फ जैसे ही नेशनल असेंबली उसको उन चेंजेस के साथ ही एक्सेप्ट कर लेती है, उसको अप्रूव कर देती है, पास कर देती है, तो फिर क्या होगा, वो दोबारा वही लास्ट वाला जो काम किया था वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा साइन के लिए कि भाई आप जो है ना साइन कर दें, ये दोनों साइड से पास हो चुका है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे दो सिनेरियोज कंप्लीट हो गए। अब हम कहाँ पे जाएंगे, अब हम जाएंगे हमारे सिनेरियो 3 की तरफ। सिनेरियो 3 कह रहा है इफ अ बिल इज ट्रांसमिटेड टू अ हाउस इज रिजेक्टेड or not passed within 90 days or a bill sent to a house with amendments is not passed by that house with such amendments, the bill at the request of the house in which it originated shall be considered in the joint sitting of both the house, that is National Assembly and Senate, and if it is passed by the votes of the majority of the members present and voting in the joint sitting it shall be presented to the president for assent। ऊपर वाले दो सिनेरियो बिल्कुल सिंपल थे, मतलब हलवा गेम थी। यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएगी। यहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी, अब हम समझते हैं। इफ अ बिल इज ट्रांसमिटेड टू अ हाउस इज रिजेक्टेड, ट्रांसमिटेड का मतलब है कि ट्रांसफर हो गया है। हमारी एग्जांपल में क्या था कि नेशनल असेंबली से गया था बिल, कहाँ पे गया था, सेनेट में गया था। अब वो कहाँ पे, ये यहाँ पे हाउस कौन सा हो गया, हमारी एग्जांपल में सेनेट हो गया। उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया या उसको 90 डेज तक पास नहीं किया। क्या हुआ, क्या हुआ, दोबारा हम एक बार रिपीट करते हैं। क्या हुआ कि बिल जो है हमारी, मैं यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ आपको समझा रहा हूँ, एग्जांपल याद रखिएगा, और जो है वो वाइस वर्सा भी एग्जांपल हो सकती है। मैं यहाँ पे नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट की बात कर रहा हूँ, सेनेट से भी ओरिजिनेट हो सकता है। ऐसा ना हो कि मैं वो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ तो आप वही माइंड में बिठा लें कि नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होता है। तो ये बात याद रखें, मैं रिपीट करता रहूंगा इसको दरम्यान में। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ अ बिल ट्रांसमिटेड टू अ हाउस इज रिजेक्टेड और नॉट पास विद इन 90 डेज। भाई एक बिल जो है ना हमारी एग्जांपल के मुताबिक क्या हुआ कि नेशनल असेंबली ने पास करके उसको सेनेट में भेज दिया। यहाँ पे वो हाउस सेनेट है, वो रिजेक्ट कर दिया सेनेट ने,
या फिर उसको 90 डेज तक पास ही नहीं किया। ये हो गया एक, रिजेक्टेड और नॉट पास विद इन 90 डेज। यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई नेशनल असेंबली ने एक भेजा, बिल भेजा, कहाँ पे पास करके सेनेट में, सेनेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, 90 डेज तक पास नहीं किया। और ये अलग सिचुएशन है, ये अलग सिचुएशन है, ये वाला और से सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, देखेंगे अब आप। A bill sent to a house with amendments is not passed by the house with such amendments. अब गौर से समझिएगा, दो कहानियां आ गई हैं यहाँ पे। दो कहानियां कैसे आ गई हैं यहाँ पे? दो कहानियां ऐसे आ गई हैं कि भाई एक तो ये हो गया कि जब बिल जो है ना पास होके दूसरे हाउस में गया, दूसरे हाउस वालों ने वो बिल को रिजेक्ट कर दिया या 90 डेज, विद इन 90 डेज जो है ना उसे पास नहीं किया। ठीक है जी। या ये एक पूरी एक सिचुएशन है, ये जो है आपकी पूरी एक सिचुएशन है। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अब एक और सिचुएशन आ गई, यहाँ से आप बिल से, a bill sent to a house with amendments is not passed by that house with such amendments. ये एग्जांपल जो है ना, ये सेकंड वाली जो लाइन है, ये जो फर्स्ट वाली लाइन है, मतलब ये और से पहले वाली, ये हमारी फर्स्ट सिनेरियो से मैच करती है। ये वाली, ये किससे? ये फर्स्ट से मैच करती है, ये फर्स्ट सिनेरियो से। और ये जो आपकी सेकंड है, ये है सेकंड सिनेरियो से। ठीक है जी। अच्छा, ये अब उससे लिंक कैसे? फर्स्ट सिनेरियो में क्या हुआ था कि हमारा बिल नेशनल असेंबली से पास हुआ था और सेनेट में गया था। ठीक है जी, नेशनल असेंबली से पास होकर सेनेट में गया था। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सेनेट में फॉर एग्जांपल रिजेक्ट हो रहा है, या फिर जो है विद इन 90 डेज जो है ना पास नहीं किया जा रहा ना उसे। दूसरा जो कैसे लिंक है, दूसरे वाले सिनेरियो से वो ऐसे लिंक है। दूसरे में हमने क्या कहा था कि सेनेट ने पास किया लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स के साथ, तो फिर क्या होगा, वो दोबारा कहाँ भेजा जाएगा? वो नेशनल असेंबली में भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? नेशनल असेंबली में भेजा जाएगा। दूसरी लाइन में वो बात कर रहे हैं कि भाई वो नेशनल असेंबली में जब भेजा गया, नेशनल असेंबली वालों ने कहा भाई हमें ये जो है ना काबिले कबूल ही नहीं है, हमें ये काबिले कबूल ही नहीं है, ये बिल हम मानते ही नहीं है, हमें इन चेंजेस के साथ इस बिल को पास ही नहीं करना है। अब वो सेनेट ने तो अप्रूव कर दिया था, हमने जो सिनेरियो 2 में देखा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है ये नेशनल असेंबली से पास होके आ गया, लेकिन हम इन चेंजेस के साथ इसको जो है ना पास कर रहे हैं। ठीक है जी। फिर क्या हुआ था, हमने दोबारा नेशनल असेंबली भेजा था उसे कि भाई ये जो नेशनल असेंबली वाले भी इस पे मानते हैं कि नहीं मानते इन चेंजेस के ऊपर, है भाई ये बात भी तो कंफर्म करनी है। और वो नहीं मानते और यहाँ से आगे चला गया तो मसला हो जाएगा। तो क्या होगा, बाय लॉ क्या होता है भाई, नेशनल अगर पास हो रहा है एक बिल किसी भी हाउस से विद अमेंडमेंट्स, तो वो दोबारा भेजा जाएगा जिस हाउस में वो ओरिजिनेट हुआ है। हमारे केस में कौन सा था, वो नेशनल असेंबली था। वो दोबारा जब वहां पे गया था तो एज पर सिनेरियो 2 वो नेशनल असेंबली वालों ने मान लिया था कि भाई ठीक है मैं इन चेंजेस के साथ हम इस बिल को पास कर रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो 3 में बात कर रहे हैं कि जब वो बिल आया, कहाँ पे आया? नेशनल असेंबली में आया। तो उन्होंने कहा भाई हम ये बिल मानते ही नहीं है, ये इन चेंजेस के बाद हम ये बिल काबिले कबूल ही नहीं है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? अब आ रही है वो कहानी। The bill at the request of the house in which it originated shall be considered in the joint sitting of both the house, that is National Assembly and the Senate. अब वो बात कर रहे हैं कि भाई जिस जहां से वो ऑरिजिनेट हुआ, हमारे केस में कौन है वो, हमारे केस में कौन है, हमारे केस में नेशनल असेंबली है, कि भाई वो क्या कर सकता है। अच्छा ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस दैट इज नेशनल असेंबली एंड सेनेट, के भाई वो जो है ना जहां से ऑरिजिनेट हुआ है वो बिल, वो क्या हो सकता है कि भाई वो जो है ना फिर एक जॉइंट सिटिंग बुलवा सकता है जहां से वो बिल ऑरिजिनेट हुआ है। तो वो फिर क्या कर सकते हैं कि भाई उसे क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट की एक जॉइंट सिटिंग बुलवा सकते हैं कि भाई आप सब लोग आए, सेनेट वाले भी हैं और नेशनल असेंबली वाले भी हैं, हम सब साथ बैठते हैं। और जब साथ बैठते हैं, साथ बैठ के हम इस बिल के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं। अब वो कह रहा है कि इफ इट इज पास बाय द वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द जॉइंट सिटिंग, इट विल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। पहले हम कहाँ पे बात कर रहे थे, पहले हम बात कर रहे थे सेपरेट अप्रूवल की, यहाँ पे बात होगी जॉइंट सिटिंग की। जब जॉइंट सिटिंग होगी वहां पे कोई बिल पेश हुआ, वहां पे जब वो बिल पेश हुआ है
उसके बाद उन दोनों ने क्या कर दिया, वो अप्रूव कर दिया। मतलब एक जॉइंट सीटिंग हुई, दोनों बैठे, सेनेट वाले भी बैठे, नेशनल असेंबली वाले भी बैठे, और वो बिल पेश किया गया कि भाई इसके ऊपर अब तबसरा किया जाए कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब क्या हो गया कि भाई अब जो है ना वो कह रहे हैं कि अगर वहां पे वो जॉइंट सीटिंग में अप्रूव हो जाता है तो हम क्या करेंगे, फिर हम सेपरेटली नहीं देखेंगे, नेशनल असेंबली और जो है ना सेनेट हम सेपरेटली नहीं देख रहे होंगे, हम जॉइंट सीटिंग में उनको एज वन बॉडी देख रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर वो जॉइंट सीटिंग में अप्रूव हो जाता है तो वो कहाँ पे चला जाएगा, वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। किसके लिए, वो अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। ठीक है जी। अब यहां तक जो है ना हमारा सिनेरियो 3 कंप्लीट हो गया। सही है जी। अब हमारी आ जाती है आपका सिनेरियो 4। सिनेरियो 4 कह रहा है व्हेन द प्रेसिडेंट हैज रिटर्न्ड अ बिल टू द पार्लियामेंट इट शैल बी रिकंसिडर्ड बाय द पार्लियामेंट इन जॉइंट सिटिंग and if it is again passed with or without any amendment by the parliament by the votes of the majority of the members of both houses present and voting, it shall be presented to the president for assent। अच्छा भाई, अभी तक जो हमने देखा प्रेजेंट बहुत अच्छा चल रहा था, प्रेसिडेंट ने कोई गलतियां नहीं निकाली थी, लॉ में जो आपका बिल आया था उसमें कोई जो है ना उसने गलतियां नहीं निकाली थी। अब सिनेरियो 4 में वो कह रहे हैं उसने गलतियां निकाल दी हैं। क्या कर दिया है, प्रेसिडेंट ने गलतियां निकाल दी हैं, गलतियां निकाल के उसने दोबारा भेज दिया किसको, पार्लियामेंट को, कि भाई ये जो है ना दोबारा रिकंसिडर किया जाए इस बिल को। अब वो क्या कह रहा है, अब जो है ना जब प्रेसिडेंट ने दोबारा भेजा है तो वो क्या करेगा, पार्लियामेंट को जब उसने दोबारा भेज दिया है तो वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को जॉइंट सिटिंग में बैठेगी, मतलब सेनेट और जो है ना नेशनल असेंबली आपके एक साथ बैठेगी, और फिर क्या होगा, फिर वो दोबारा इसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे, दोबारा इसके ऊपर बहस करेंगे। इफ इट इज अगेन पास्ड विद और विदाउट अमेंडमेंट। अब यहाँ पे जो है ना अब वो देखेंगे कि भाई प्रेसिडेंट ने क्या बातें कही हैं। ठीक है जी। फिर वो देखेंगे कि प्रेसिडेंट की बात ठीक है या गलत है। ठीक है जी। अब अगर ठीक है, अगर उसने मतलब जो पॉइंट्स निकाले हैं वो ठीक पॉइंट्स निकाले हैं, उनको रिकंसिडर करना चाहिए और जो है ना चेंजेस करने चाहिए, उन्होंने चेंजेस कर दिए। जहाँ उन्हें लगा कि ये जो प्रेसिडेंट ने बातें कही हैं ये चेंजेस जरूरी नहीं है, उन्होंने जॉइंट सिटिंग में ये जो है ना फैसला किया, ये चेंजेस जरूरी नहीं है, ये बिल ऐसे ही पास होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों बातें लिखी हुई हैं, if it is again passed with or without amendment by the parliament by the votes of the majority of the members of both houses present and voting। कि भाई जितने बंदे भी प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब मेजोरिटी जिसकी तरफ भी वोट करेगी, अगर मेजोरिटी इसको पास की तरफ इसकी जो है ना वोटिंग कर देगी अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा वो बिल, और वो काम पे चला जाएगा, वो दोबारा प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा कि भाई ये ले, ये बिल अप्रूव होके आ गया। ठीक है जी। आई होप कि आपको ये चारों सिनेरियो यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। ठीक है जी। अब हमारा क्या है, अब हमारे कुछ यहाँ पे और एडिशनल पॉइंट्स हैं, अब हम पढ़ेंगे उनको। The president shall within 10 days assent to the bill or return it to the parliament for reconsideration in case of a bill other than money bill of any provision or any amendment therein। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट की ड्यूटी क्या है। भाई प्रेसिडेंट के पास तो जा रहा है ना, जब प्रेसिडेंट के पास जा रहा है तो उसके पास क्या है, उसके पास 10 दिन है कि विद इन 10 डेज उसने क्या करना है, या तो उसके ऊपर हाँ कर देनी है या उसने रिटर्न कर देना पार्लियामेंट को, भाई ये दोबारा से देखें, ये मेरी कहानी समझ में नहीं आ रही है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं इन केस ऑफ अ बिल अदर देन मनी बिल, क्योंकि मनी बिल पार्लियामेंट का केस नहीं है, वो किसका केस है, वो नेशनल असेंबली का केस है। क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि सब केस जो हैं वो अप्रूव होते हैं, कहाँ से, वो दोनों हाउसेस से अप्रूव होके वो कहाँ पे जाते हैं, वो आपके पास जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल में क्या होता है, वो आपका सिर्फ कहाँ से अप्रूव होता है, वो नेशनल असेंबली से अप्रूव होता है, वो सेनेट से अप्रूवल जो है ना उसका नहीं हो रहा होता, वो सिर्फ कहाँ से अप्रूवल उसका होता है, उसका नेशनल असेंबली से होता है। तो इस वजह से जहाँ पे अदर देन मनी बिल लिखा हुआ है, ऑफ एनी प्रोविजन, रिकंसिडरेशन ऑफ एनी प्रोविजन और एनी अमेंडमेंट देयरिन, यहाँ पे वही बात है कि भाई
उसको कोई एक पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है या उसने कुछ चेंजेस का कहा है कि भाई ये चेंजेस होनी चाहिए, तो भाई वो दोबारा पार्लियामेंट के पास जाएगा रिकंसिडरेशन के लिए। ऊपर हम प्रोसेस देख चुके हैं कि जब रिकंसिडरेशन के लिए आएगा तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे जो बेसिकली ये चीज पहले आनी चाहिए और उसके बाद सिनेरियो 4 आना चाहिए, तो फिर जो है ना वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। अच्छा जी, in case a bill is pending in a national assembly or passed by it is pending in the senate, the bill shall lapse on the dissolution of the national assembly, but if the bill is pending in the senate not passed by the national assembly shall not lapse on dissolution of the national assembly। ब्रेक लगाएं अपनी जो है ना सोचों को थोड़ी सी ब्रेक लगाएं। यहाँ पे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। हमने अभी तक क्या देखा, वो किस तरह एड्रेस कर रहा था, किस तरह एड्रेस किया जा रहा था, हाउस से एड्रेस किया जा रहा था। किससे एड्रेस किया जा रहा था, या पार्लियामेंट से या हाउस से एड्रेस किया जा रहा था। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, गौर करें गौर करें, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपके स्पेसिफिक नेम्स, नेशनल असेंबली और सेनेट। अब ये बात है थोड़ी गौर से समझने वाली। गौर से कैसे समझने वाली है, हमने ऊपर एक चीज पढ़ी, अभी हमने क्या चीज पढ़ी कि जो आपकी सेनेट है वो परमानेंट बॉडी है, लेकिन आपकी नेशनल असेंबली तो परमानेंट बॉडी नहीं है ना। जैसे ही एक हुकूमत का टर्म खत्म होता है तो आपकी जो नेशनल असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाती है, जब तक इलेक्शन दोबारा नहीं होते और दोबारा री इलेक्ट नहीं होते बंदे। जो आपकी नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन है, जब तक वो री इलेक्ट नहीं होती, दोबारा इलेक्शन नहीं होते, तब तक आपकी नेशनल असेंबली तो आउट ऑफ सेशन हो जाती है ना, वो तो डिसॉल्व हो जाती है पीरियड खत्म होने के बाद, तो डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपका जो सेनेट है वो तो परमानेंट बॉडी है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि आपकी सेनेट परमानेंट बॉडी है और आपकी जो नेशनल असेंबली है वो मैं अभी मैंने समझाया है कि वो किस तरह परमानेंट बॉडी नहीं है, वो डिसॉल्व होती है। 5 साल जैसे ही पूरे हो जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, वो डिसॉल्व हो जाती है नेशनल असेंबली, तब तक के लिए जब तक जो है आपकी जो है ना न्यू गवर्नमेंट नहीं आ जाती और दोबारा जो है ना अपनी नेशनल असेंबली के मेंबर जो है इलेक्ट नहीं हो जाते। ठीक है जी। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अब एक बिल प्रेजेंट किया गया, अब एक बिल प्रेजेंट किया गया नेशनल असेंबली में। कहाँ प्रेजेंट किया गया, नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली ने उसको कर दिया क्या, अप्रूव। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक बिल प्रेजेंट हुआ, बिल प्रेजेंट हुआ और उसके बाद वो नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली से वो अप्रूव हो गया। अब वो कहां चला गया, अब वो चला गया सेनेट में। लेकिन क्या है, लेकिन अभी वो पेंडिंग है। अभी वो पेंडिंग ही था कि जो गवर्नमेंट, जो आपकी नेशनल असेंबली थी वो डिसॉल्व हो गई। आपकी जो नेशनल असेंबली है वो क्या हो गई, वो डिसॉल्व हो गई, मतलब वो उस पीरियड, उसका टर्म जो है वो एंड हो गया। अब जैसे ही वो एंड हो गया तो नेशनल असेंबली से जितने भी बिल पास होके सेनेट के पास पेंडिंग में पड़े हुए हैं वो सब भी वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे। मतलब अब सेनेट जो है उनके ऊपर जो है ना, मतलब वोटिंग करेगी नहीं। क्यों नहीं करेगी कि भाई देखें आपके जो नेशनल असेंबली में, अच्छा ये तो बेसिकली ये एक हमारे लिए कि हम जो आम आवाम है ये उसके फायदे के लिए ये चीज है। किस तरह हमारे फायदे के लिए, भाई हमने एक गवर्नमेंट इलेक्ट की, ठीक है जी, लेकिन हमें विद टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम हमें पता चला कि ये वो गवर्नमेंट है जो हमारे जो है ना फेवर में नहीं है। अब एंड पे जाते जाते उसने कुछ बिल जल्दी जल्दी नेशनल असेंबली से पास करवा दिए, लेकिन अभी जो है ना वो जैसे उसने पास करवा दी वो भी सेनेट में पेंडिंग थे। अब वो जो हुकूमत थी वो बेसिकली हम तो भी एट द एंड उसको डिसलाइक करने लग गए थे ना। अब क्या होगा कि भाई अब वो जब नई हुकूमत आएगी, अब नई हुकूमत कैसे आएगी, हम बंदों को इलेक्ट करेंगे, हम दोबारा से वोटिंग करेंगे और नए बंदे आएंगे। अब नए बंदे हमारी पसंद के, हम नए बंदे से इलेक्ट करेंगे। अब जब हमने नए बंदे इलेक्ट किए हैं तो हम ये कहेंगे कि जो पिछले वाले थे उनसे तो अगर वो हम उनसे जो है ना मतलब हम सेटिस्फाइड होते तो हम जो है उसे क्या कहते हैं, ये न्यू बंदे क्यों इलेक्ट करते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेम भी करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, जो बिल पहले उन्होंने पास किया था और वो नेशनल असेंबली डिसॉल्व होने की वजह से खत्म हो गया, वो दोबारा उसी बिल को पास करके सेनेट के पास भेज सकते हैं। मतलब एट द एंड ये हमारी फेवर में काम हो रहा है कि क्योंकि अगर वो नेशनल असेंबली से हो रहा है तो नेशनल असेंबली का मतलब ये है
कि वो हमारे जो है ना चुने हुए लोग हैं, वो हमारे चुने हुए लोग हैं। तो ऐसा ना हो कि जो है ना वो पीरियड के एंड पे, अपने टर्म के एंड पे जाते जाते जल्दी जल्दी कुछ बिल पास कर जाएं। मतलब उन्हें पता हो कि भाई हमने अभी दोबारा नहीं आना, तो जल्दी जल्दी हम ये बिल पास करवा लें अपनी फेवर में। तो वो जो है इस चीज को जो है ना वो मद्देनजर रखते हुए ये कानून जो है ना बड़ा एक जो है ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आम आवाम के लिए भी। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे एक पहला सिनेरियो ये देखा है, यहाँ तक ये यहाँ तक हमने देखा है कि कोई भी नेशनल असेंबली ने बिल पास किया, पास करने के बाद उसे सेनेट में भेजा और अभी वो पेंडिंग था अप्रूवल के लिए सेनेट में और क्या हो गया, आपकी जो नेशनल असेंबली थी वो हो गई डिसॉल्व। तो वो जो बिल है वो वहीं पे लैप्स हो जाएगा, मतलब उस बिल की कोई अहमियत नहीं रहेगी। अब जो है ना सेनेट की हेयरिंग में मतलब सेनेट का जो सेशन है उसमें क्या होगा, उसमें वो बिल पेश नहीं किया जाएगा, मतलब उस बिल की जो है ना जो इम्पोर्टेंस है वो एक सिर्फ कागज की रह गई। ठीक है जी। दूसरा सिनेरियो कौन सा है, अब एक तो आपकी नेशनल असेंबली है, दूसरा आपने क्या करना, आपका सेनेट परमानेंट है। आपका सेनेट क्या है, वो तो परमानेंट है ना, उसकी रिप्रेजेंटेशन भी इक्वल है और जो है ना वो है भी परमानेंट। अब जब वो परमानेंट है तो यहाँ पे वही चीज जो है ना यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेगी इस लॉ में भी कि भाई जो बिल सेनेट ने अगर अप्रूव कर दी है और वो अभी नेशनल असेंबली गया था अप्रूव होने के लिए, लेकिन नेशनल असेंबली में क्या हुआ, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई। अब जैसे ही वो नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई, यहाँ पे वो बिल क्या होगा, यहाँ पे वो बिल क्या होगा, यहाँ पे वो बिल लैप्स नहीं होगा। क्योंकि 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 जो उसका अप्रूवल है वो परमानेंट बॉडी की तरफ से है। वो परमानेंट बॉडी कौन सी है, वो आपकी परमानेंट बॉडी सेनेट है, जिसकी तरफ से ये अप्रूवल हुआ है। तो इस वजह से वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो मतलब वो लैप्स नहीं होगा। वो जब न्यू नेशनल असेंबली जब दोबारा हुकूमत जो है ना इलेक्ट होगी और जो है फिर उसके बाद जो है ना वो पेश किया जाएगा कि भाई ये ले, ये जो है आपका जो है ना ये सेनेट से पास हुआ था और जो है ना हुकूमत डिसॉल्व, आपकी नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, तो अब जो है ना आप इसको देखें, इसके ऊपर क्या किया जाए, पास करना है नहीं करना है, इसके ऊपर बहस करें। तो यहाँ तक जो है ना हमने ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब किस पे आ गए हम, अब आ गए हम मनी बिल्स पे। मनी बिल वही जो है ना वो जो है हमने ऊपर देखा था अभी, मनी बिल कहाँ से आता है, नेशनल असेंबली से अप्रूव होता है। ठीक है जी, वो उसका सेनेट से अप्रूवल नहीं होता। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है, उसी के बारे में बात कर रहा है, द मनी बिल शेल ऑरिजिनेट इन द नेशनल असेंबली। हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो बिल है, मनी बिल के अलावा जितने भी बिल्स हैं वो कहाँ से ऑरिजिनेट हो सकते हैं, वो आपका सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों से ऑरिजिनेट हो सकते हैं। लेकिन आपका जब मनी बिल की स्पेसिफिक बात हो रही है तो वो सिर्फ कहाँ से ऑरिजिनेट होगा, वो नेशनल असेंबली से ऑरिजिनेट होगा। आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द असेंबली, मतलब जब नेशनल असेंबली से अप्रूव कर देगी, इट शेल विदाउट बीइंग ट्रांसमिटेड टू द सेनेट, यहाँ पे सेनेट की बात है ही नहीं। ठीक है जी, बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा कि मनी बिल जैसी नेशनल असेंबली से निकला है, ठीक है जी, नेशनल असेंबली में पेश किया गया है बजट को और जो है ना वो अप्रूव हुआ है, जैसे ही वो अप्रूव हुआ है वो क्या होगा, वो सीधा जो है ना प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा अप्रूवल के लिए। अब दरमियान में सेनेट का रोल नहीं रहेगा। किसमें, सिर्फ एक केस में, कौन से केस में, आपके मनी बिल के केस में। ठीक है जी। अब आ जाते हैं ऑर्डिनेंस पे। अच्छा, अब एक तो हमने प्रॉपर जो है ना पढ़ लिया, एक चैनल पढ़ लिया कि भाई आपका जो है ना हमने अभी तक देखा कि सेनेट भी बना रही है और जो है ना आपका जो है ना वो भी बना रही है, नेशनल असेंबली भी बना रही है और जो है ना दूसरे हाउस में ट्रांसफर कर रही है बिल्स को। अब बात आई थी कि प्रेसिडेंट के रोल की, ये प्रेसिडेंट का क्या पावर है कानून साजी में। अब ऑर्डिनेंस जो है, अब उसके ऊपर बात हो, द प्रेसिडेंट इफ डीम्ड नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन, he has power to make an ordinance when the National Assembly is not in session। अब भाई नेशनल असेंबली जो है ना क्या है कि अब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई है, ठीक है जी, आपकी प्रेसिडेंट की सीट है, मतलब प्रेसिडेंट बैठा हुआ है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो है ना दो चीजें आ गई। क्या चीजें आ गई, अच्छा प्रेसिडेंट में भी यहाँ पे भी आप याद रखें कि हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर जो है ना आपका प्रेसिडेंट नहीं होगा तो आपका एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होगा,
याद करें सेनेट का चेयरमैन जो होगा वो आपका एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा। तो यहाँ पे वो दोनों हो सकते हैं। अच्छा, द प्रेसिडेंट इफ डीम्स नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन he has power to make an ordinance when the national assembly is not in session। अब भाई नेशनल असेंबली जो है ना वो डिसॉल्व हुई हुई है, ठीक है जी, नेशनल असेंबली नहीं है, जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई हुई है वो नहीं है। अब भाई कोई भी ऐसा जो है ना नेशनल मैटर आ जाता है जिसके ऊपर कानून साजी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कानून साजी हुई नहीं हुई है, अब क्या करेगा, अब वो प्रेसिडेंट एक जो है ना समझ ले एक कानून बनाएगा, उस कानून को कहा जाता है ऑर्डिनेंस। मतलब वो प्रेसिडेंट से अप्रूव्ड होगा, उसे वो एक कानून होगा, उसे कहा जाता है ऑर्डिनेंस। अब कहा जा रहा है सच ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड दस शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब वो जो आपका ऑर्डिनेंस बन रहा है, वो जो ऑर्डिनेंस बना रहा है, कौन बना रहा है, आपका प्रेसिडेंट बना रहा है, उसकी जो पावर होगी वो बिल्कुल ऐसे ही होगी जो हमने पीछे अभी कानून पढ़े कि भाई वो एक हाउस से अप्रूव होकर दूसरा हाउस में जाएगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी पावर बिल्कुल वैसी हो, ठीक है जी। द ऑर्डिनेंस शैल स्टैंड रिपील्ड आफ्टर 120 days if it is not presented or passed by the National Assembly in case of money bill and by both houses if it is other than money bill। अब क्या कह रहा है कि ऑर्डिनेंस जो है ना, ऑर्डिनेंस कितने दिन तक जो है ना आपका स्टैंड करेगा, वो स्टैंड करेगा 120 डेज के लिए। अब अगर 120 डेज के अंदर 120 डेज के अंदर अगर वो मनी बिल है तो मनी बिल कहाँ से पास होगा, वो नेशनल असेंबली से पास होगा। मतलब अगर वो मनी बिल के हवाले से कुछ भी उसने जो है ना ऑर्डिनेंस पास किया है, उसमें जो है ना मनी बिल जो है ना वो रिलेटेड है, उससे रिलेटेड मैटर्स हैं, तो कहाँ से अप्रूव होंगे, वो नेशनल असेंबली से अप्रूव होंगे। कितने दिन के अंदर, 120 डेज के अंदर, ठीक है जी। अगर 120 दिन के बाद तक वो जो है प्रेजेंट नहीं किया गया तो नेशनल असेंबली में इन केस ऑफ मनी बिल और बाय बोथ हाउसेस क्या हुआ है, बाय बोथ हाउसेस अदर देन मनी बिल, अगर वो 120 दिन के जो है ना बाद तक जो है ना वो दोबारा जो है ना वहां पे नहीं गया, मतलब वो अप्रूवल के लिए नहीं गया, मतलब ये है ऑर्डिनेंस। ये बात होती है कि टेम्परेरी जो है ना कानून बनाना, जब कोई और कानून साज बॉडी ना हो तो वो जो है ना प्रेसिडेंट अपनी तरह से एक जो है ना उसको पावर मिली हुई होती है कि 120 दिन के लिए वो एक कानून बना सकता है। लेकिन वो एट द एंड कहाँ से पास होगा, अगर वो मनी बिल है तो वो कहाँ से पास होगा, नेशनल असेंबली से। अगर वो दूसरा कोई भी है अदर देन मनी बिल है तो वो कहाँ से होगा, वो बोथ हाउसेज होगा, मतलब आपका नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों से अप्रूवल उसकी होनी चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा जो है ना, यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे हमने अभी तक जो पढ़ा है जो हमारी जो प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। अब नीचे जो है ना वो एक डायग्राम है, हमने जो अभी तक पढ़ा है ना बेसिकली वो ये डायग्राम उसे समराइज कर देगी और ऐसा समराइज करेगी कि आपको मजा आ जाएगा। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, सबसे पहले तो हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं ना, व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन और दूसरा है व्हेन नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन। हमने ऊपर एक तो अभी ऊपर पढ़ा है व्हेन नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन का, तो हम अभी ऊपर पढ़ के आएंगे प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट आपका ऑर्डिनेंस बनाएगा। लेकिन क्या होगा कि वो ऑर्डिनेंस फिर भी पास होगा, कहाँ से पास होगा, अगर जो है वो मनी बिल है तो वो जो है नेशनल असेंबली से पास होगा, अगर अदर देन मनी बिल है तो सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों से पास होगा। ये हम अभी पढ़ के आए, ये वाला हिस्सा जो है अभी जो है ये हमने पहले पढ़ा, इसको दोबारा समझ ले, हम रिवाइज कर लेते हैं। व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन, मनी बिल कहाँ से पास होगा, आपका नेशनल असेंबली से, वो पास होकर डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए चला जाएगा। लेकिन अगर अदर देन मनी बिल है तो क्या होगा, तो ये होगा कि भाई वो जो है दोनों से पास होना जरूरी है, वो दोनों से पास होके कहाँ पे जाएगा, आपके प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है जी। अब प्रेसिडेंट ने जो है ना सबसे पहला तो बहुत अच्छे वाला केस है कि उसने जो है ना उसको फौरन मान लिया और क्या हो गया, वो लॉ बन गया, एक्ट या लॉ बन गया। दूसरा केस क्या है कि उसने जो है ना रिजेक्ट कर दिया या उसको अमेंड कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा,
अब यहाँ पे बात हो रही है कि अब यहाँ पे प्रेसिडेंट दो काम कर सकता है, एक तो जो है रिजेक्ट या अमेंड कर सकता है, यहाँ उसको दोबारा भेज सकता है कि भाई इसको जो है ना दोबारा कंसिडर किया जाए जॉइंट सिटिंग में। यहाँ पे अब दोनों केस आ गए, ठीक है जी। अब जब ये होगा तो अब दोबारा क्या होगा, अब दोबारा ऊपर वाला प्रोसेस होगा, आपको याद होगा क्या क्या किया जाएगा। अब जब जो है ना उसको जॉइंट सिटिंग में जब अप्रूव कर दिया जाएगा, उसको पास कर दिया जाएगा अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट, तो वो दोबारा कहाँ जाएगा, दोबारा प्रेसिडेंट के पास जाएगा और दोबारा इन तीनों में से कोई भी केस हो सकता है। ये तो हम पढ़ के आए ना, तो भाई जब प्रेसिडेंट वापस भेजता है तो वो क्या करता है, वो जॉइंट सिटिंग में उसे जो है ना देखा जाता है, ठीक है जी, जो उसको चेक किया जाता है और जो है ना उसको अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट जो है ना पास किया जाता है, और जब वो पास होगा तो कहाँ जाएगा, वो दोबारा प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर प्रेसिडेंट इन तीनों में से कोई भी एक चीज कर सकता है। ठीक है जी, ये हमने क्या कर लिया, ये हमने जल्दी से रिकैप कर लिया है जो हमने अभी तक पढ़ा था। अब हमारा इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक आ गया। कौन सा टॉपिक आ गया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। In delegated legislation, power is given to an executive, a minister, or a public body to make subordinate or delegated legislation for specific purposes only. For example, local authorities are given statutory powers to make bylaws which apply within a specific locality. अब इसको हम सिंपल वर्ड्स में समराइज करें तो ये कहा जा रहा है कि मिनिस्टर्स को जो है ना पावर दिए जाते हैं, ठीक है जी। मिनिस्टर हो या कोई पब्लिक बॉडी हो, उसे क्या किया जाता है, उसको पावर दिया जाता है, लेकिन वो पावर लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो पूरे मुल्क की कानून साजी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जो है ना डोमेन दी जाती है कि भाई इस डोमेन के अंदर अंदर रह के आप जो है ना अपनी एक कानून साजी कर सकते हैं, आप अपने जो है ना कानून बना सकते हैं इस स्पेसिफिक एरिया में, और ये आपकी जो है ना एक लिमिटेशन है, ठीक है जी। दूसरी बात को क्या कर रहा है, कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। Parliament has some control over delegated legislation by restriction and defining the power to make rules। वही बात जो मैंने अभी ऊपर की कि आपका डिफाइंड होता है पैरामीटर के भाई आप, ये आपकी हदूद है, इसके अंदर अंदर रह के आपने कानून बनाना है और इस एरिया तक जो है ना आप कानून बना सकते हैं और इस हद तक आप कानून बना सकते हैं। Rules made under delegated power to move legislation may be challenged in the courts on the grounds that it is ultra vires, in other words that it exceeds the prescribed limits or has been made without due compliance. If the objection is valid, the court declares it void। अब क्या होता है, एक किसी भी मिनिस्टर ने या एक पब्लिक बॉडी ने आपका जो है ना कानून बनाया, अब ऐसा नहीं है कि वो कानून चैलेंज नहीं हो सकते। यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि वो जो है ना चैलेंज हो सकता है, वो जो आपकी इसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जो कानून बन रहा है वो क्या हो सकता है, वो आपका चैलेंज हो सकता है कोर्ट में, और अगर वो प्रूव कर सकते हैं, मतलब जिसने चैलेंज किया अगर वो ये प्रूव कर देता है कि वो जो उसकी लिमिट्स थी जिसने वो कानून बनाया है वो उससे आगे जाके उसने वो बनाया है, या फिर उसने जो है ना हर चीज को प्रॉपर ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया, मतलब हर चीज जो है बाकी कानूनों को देखते हुए कहीं उनसे तजाद नहीं आ रहा उसका, जो है ना वो सब देखते हुए उसने बनाया है। अब अगर वो इसके अगेंस्ट होता है, मतलब उसने अपनी लिमिट्स एक्सीड की हैं, या वो दूसरे कानून से क्या कर रहा है, वो तजाद में आ रहा है, मतलब जो है ना ऐसे कर लेंगे वो जंग में आ रहा है किसी और कानून के, और वो दूसरा कानून ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोर्ट क्या करेगा, सिंपली जो अभी बनाया है ना, जो कानून मतलब उस बॉडी ने बनाया है, उस मिनिस्टर ने बनाया है, उसको कहेगा कि वॉइड है, मतलब अब से इसका कोई भी ये कहीं पे भी लागू नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद एडवांटेज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, टाइम। पार्लियामेंट डज नॉट हैव टाइम टू एग्जामिन मैटर्स इन डिटेल। अब भाई पार्लियामेंट का काम तो कानून साजी है ना, लेकिन वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि भाई वो बैठ के हर छोटी छोटी बात पे कानून बनाते रहे ना, ऐसा भी नहीं है। वो क्या करते हैं, वो एक ओवरऑल सिचुएशंस के ऊपर एक बड़े बड़े कानून साजी करते हैं, वो हर छोटी छोटी मैटर को डिटेल में जाके नहीं देख रहे होते, ठीक है जी। अच्छा, फिर आ जाता है आपका एक्सपर्ट ओपिनियन। मच ऑफ द कंटेंट ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज टेक्निकल एंड इज बेटर वर्कड आउट इन कंसल्टेशन विद प्रोफेशनल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्रुप्स आउटसाइड पार्लियामेंट। अब कहा जा रहा है कि एक तो आपके वैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ भी होते हैं, लेकिन जो है ना हर लोकेलिटी का भी अपना हिसाब किताब होता है। मतलब अब कराची का जो बिजनेस है वो लाहौर से सेम नहीं होगा,
मतलब लाहौर में डिफरेंट अप्रोच चाहिए होगी, कराची में थोड़ी डिफरेंट अप्रोच चाहिए होगी, क्योंकि लोगों के मेंटेलिटी में डिफरेंस आता है जब एक जो है ना आपकी जगह चेंज होती है। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि भाई आपका जो है ना एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होता है। तो जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो उसको जो है मतलब पॉसिबल करती है आपकी जो है ना एक्सपर्ट ओपिनियन को, ताकि एक ज्यादा अच्छा डिसीजन लिया जाए। ठीक है जी। Flexible. Delegated legislation is more flexible than an act of parliament. It is far simpler to amend a piece of delegated legislation than to amend an act of parliament. अब भाई जब हमने पार्लियामेंट में देखा कि भाई एक छोटी सी चेंज के बाद कितना कुछ करना पड़ता है, लेकिन भाई अगर किसी एक बॉडी ने बनाया है तो हमने अभी देखा हम तो कोर्ट में भी जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं और बाकी सब भी कर सकते हैं। अगर जिसने बनाया है मतलब आज उसने एक कानून बनाया, कल को वो कह सकता है कि भाई इसमें ये चेंजेस आ गई, अब वो कल वाला नहीं आज वाला चलेगा, मतलब वो कर सकता है ना, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि भाई वो जो है वो फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा है जो आपकी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा। The main criticism of delegated legislation is that it takes law-making away from the democratically elected members. Power to make law is given to unelected civil servants and experts working under the सुपरविजन ऑफ अ गवर्नमेंट मिनिस्टर। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई कानून साजी का हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि कानून साजी काम किसका है, वो तो है नेशनल असेंबली का, कि भाई कानून साजी करनी है उसने बैठ के हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो कोई और कानून साजी कर रहा है, तो मतलब जिसको करनी चाहिए वो नहीं कर रहा है। जो जो आपकी जो अवाम ने बंदे सेलेक्ट किए हैं, इलेक्ट किए हैं कि भाई वो जाके जो है ना कानून साजी करें हमारे बिहाफ पर, हमारी आवाज जो है ना नेशनल असेंबली में जो है ना वो बने। अब जो है वो लोग तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो है ना एक्सपर्ट्स कर रहे हैं जो मिनिस्टर्स के अंदर अंडर काम कर रहे हैं। तो मतलब जिसका काम है वो नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है। तो पहला डिसएडवांटेज ये है। दूसरा क्या है, बिकॉज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट्स, द वॉल्यूम ऑफ सच लॉ मेकिंग बिकम्स अनमैनेजेबल एंड इट इज इम्पॉसिबल टू कीप अप टू डेट। जैसे मैंने अभी बात की कि भाई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में तो ऐसा है कि एक मिनिस्टर ने आज एक लॉ बनाया, जो है ना एक जो है ना पास किया, कल को कहा कि नहीं भी इसमें ये चेंजेस होगी अब ये वाला चलेगा। तो मतलब वो तो चेंज कर सकता है ना, फौरन चेंज कर सकता है, मतलब तो इसकी जो अमाउंट है वो बहुत हैवी है और इस वजह से इसका ट्रैक रखना मुश्किल है और वो मैनेजेबल नहीं है उतना जितना जो है ना आपका एक नेशनल असेंबली में जो लॉ मेकिंग होती है उसको मैनेज करना इजी है। तो यहाँ पे हमने जो है हमारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप सिंपली कमेंट्स में डाल सकते हैं, आपको आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। नहीं तो जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी दिया हुआ है, अब हमारा वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी आके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलें मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।